नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास का 14th लेक्चर है और छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का आज 3rd लेक्चर है, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रतनपुर की कलचुरी के आखिरी के शासक कौन कौन से हुए, रायपुर के कलचुरी राजवंश के बारे में जानेंगे, कलचुरी राज्य का पतन देखेंगे और कलचुरी शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। और जो आखिरी पॉइंट है वो है कलचुरी कालीन जो अधिकारीगण थे उन्हें किन किन नामों से जाना जाता था, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो ये पॉइंट्स है जिससे आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रतनपुर के आखिरी के कलचुरी शासकों के बारे में देखें तो एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं राजा रणजीत साय करके। इनके 3 पुत्र रहते हैं, तखत सिंह, सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। तखत सिंह उनमें सबसे बड़े पुत्र रहते हैं। राजा रणजीत सिंह के बाद साय के बाद शासन जाता है तखत सिंह के पास। तखत सिंह ने 1685 से 89 तक शासन करते हैं। इन्होंने तखतपुर नगर, तखतपुर शहर बसाते हैं। ये मुग़ल सम्राट जो औरंगज़ेब थे उनके समकालीन रहते हैं। शैव एवं वैष्णव धर्म को संरक्षण देते हैं। और इनके बारे में जाने तो इनका कोई पुत्र नहीं होने का कारण, अर्थात ये निसंतान रहते हैं, जिनके कारण जो शासन चले जाता है वो जाता है राज सिंह को। राज सिंह को इन्होंने ही गोद लिया था। गोद प्रथा नीति के अंतर्गत तखत सिंह ने राज सिंह को गोद लिया था क्योंकि वो निसंतान थे। तो उन्होंने राज सिंह को गोद लिया और अपना उत्तराधिकारी राज सिंह को बनाया। अब राज सिंह के बारे में जाने तो 1689 से 1712 तक वे शासन करते हैं। रतनपुर में बादल महल का निर्माण इन्होंने ही बनवाया था। इनके एक दरबारी कवि रहते हैं। इनके दरबारी कवि का नाम रहता है गोपाल मिश्र, जिन्होंने खूब तमाशा की रचना की थी। एक साहित्य है खूब तमाशा, जिसकी रचना राजसिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने की थी। एक क्वेश्चन आता है कि गोपाल मिश्र किनके दरबारी कवि थे, तो वो है राजा राज सिंह के। छत्तीसगढ़ का सबसे पहले उल्लेख साहित्य में हुआ। इसी साहित्य में छत्तीसगढ़ का सबसे पहले उल्लेख किया गया। आगे जो देखें उसके बाद राजसिंह के एक बारे में जाने तो राजसिंह ने अपनी पत्नी गजरा देवी नाम की एक उनकी पत्नी रहती है, जिनकी याद में वे बादल महल, 7 मंजिला जो बादल महल है उसका निर्माण कराते हैं। तो फिर इनकी मृत्यु के बाद जो अगला शासन जाता है वो देखते हैं। तो राज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी मोहन सिंह को घोषित कर दिया था, परंतु राज सिंह की अकस्मात मृत्यु के दौरान मोहन सिंह अनुपस्थित था। अतः शासन चले जाता है राज सिंह के भाई, राज सिंह के जो चाचा रहते हैं उनको चले जाता है। राज सिंह के चाचा रहते हैं सरदार सिंह, इनको शासन चले जाता है। किसकी मृत्यु के बाद? राज सिंह की मृत्यु के बाद उनके चाचा रहते हैं सरदार सिंह, उनको शासन चले जाता है। तो ये 1712 से 1732 तक शासन करते हैं। इनके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख मिलता नहीं है इतिहास में, या उनकी इस समय में कोई उल्लेखनीय घटना ज्ञात नहीं होती। फिर अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह को कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में जो भोसला शासक था रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने उड़ीसा अभियान के दौरान रतनपुर पर आक्रमण किया था 1741 में। क्योंकि रघुनाथ सिंह वृद्ध हो चुके थे और एकमात्र उनके पुत्र थे, उनकी मृत्यु के शोक से पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने रघुनाथ सिंह ने जो भोसले सेनापति था भास्कर पंत, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और 1742 में शासन चले जाता है बिम्बाजी भोसले को। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश 14वीं शताब्दी में 2 शाखाओं में बढ़ गया। पहला शाखा रतनपुर में शासन किया और दूसरा शाखा जो था वो रायपुर क्षेत्र में शासन करने लगा। रायपुर शाखा के नरेश का शिलालेख रायपुर और खल्लारी से प्राप्त होता है। रायपुर से प्राप्त 1415 का ईस्वी का अभिलेख है, इनके बारे में उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख रायपुर शाखा के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव के काल का है।
इस शाखा के अंतिम शासक अमर सिंह हैं, जिसे रघुजी भोसले द्वितीय के हाथों 1750 में हार का सामना करना पड़ा और अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगा, जो कि मराठा शासक के अधीन रह गया। 1753 में अमर सिंह की मृत्यु के बाद उसकी जागीर को हथियाने के लिए बिंबाजी भोसले ने 1757 में छत्तीसगढ़ का शासक बना और अमर सिंह के पुत्र शिवराज सिंह को आजीविका के लिए महासमुंद तहसील के बड़गांव को सौंप दिया था। फिर आते हैं उसके बाद 1822 में देखें तो 1822 में जो बड़गांव को दिया गया था, मतलब जो 1757 में जो बड़गांव तहसील अमर सिंह के पुत्र शिवराज सिंह को दिया गया था, वो भी 1822 में आते आते उन कलचुरियों से छीन लिया गया और इसी से ही कलचुरियों की रही सही सत्ता भी खत्म हो गई। बाबू रेवाराम एक इतिहासकार है, एक रचनाकार है, जिनके इतिहास के अनुसार रतनपुर के कलचुरी नरेश जगन्नाथ सिंह के दो पुत्र थे, एक वीर सिंह देव और दूसरा देव सिंह देव। रतनपुर की गद्दी में ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण वीर सिंह देव को मिला और इसी तरह राज्य का बंटवारा हो गया। ये शायद ऐसा माना जाता है कि ये जो शासक बता रहे हैं ये अंधकार युग में ये शासक रहे होंगे, ऐसा माना जाता है, जिनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी उल्लेख नहीं की गई है इतिहास में। अब देखें तो देव सिंह देव को दक्षिण भाग मिला, जो शिवनाथ नदी का दक्षिण भाग है वो देव सिंह देव को मिला और उत्तर भाग जो मिला वो मिला वीर सिंह देव को। शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण के हिसाब से बंटवारा हुआ था। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं रायपुर के कलचुरी राजवंश के बारे में। तो मुख्य इसके संस्थापक माने जाते हैं केशव देव को। केशव देव इसके मुख्य संस्थापक थे रायपुर के कलचुरी राजवंश का और इन्होंने अपनी राजधानी महासमुंद का एक क्षेत्र है खल्लारी उसे बनाया। रायपुर शाखा के प्रमुख शासकों के बारे में जाने तो लक्ष्मी देव, इनका शासन रहा 40 वर्षों तक, 1300 से 1340। सिंघन देव 40 से 80। रामचंद्र देव 80 से 1400। फिर हरि ब्रह्मदेव आते हैं, इनका शासन रहा 1400 से 1420। केशव देव 1420 से 1438। फिर भुवनेश्वर देव आते हैं 1438 से 68। जो केशव देव है इन्हें वास्तव में संस्थापक माना जाता है रायपुर में कलचुरी राजवंश का। किसको? केशव देव को। इनका शासनकाल इसलिए महत्वपूर्ण रह जाता है क्योंकि ये संस्थापक है 1420 से 1438। फिर मान सिंह देव आते हैं 1468 से 1478। फिर संतोष सिंह देव 78 से 98। सूरत सिंह देव 98 से 1518। फिर सैनी सिंह देव आते हैं 1518 से 1563। अमर सिंह इस वंश का अंतिम शासक माने जाते हैं। अब एक एक शासकों के बारे में जानेंगे तो रायपुर के कलचुरी वंश को रायपुर की लाहौरी शाखा भी कहते हैं। इनका समय 14वीं शताब्दी का माना जाता है। रायपुर में इस शाखा का संस्थापक संभवतः केशव देव को माना जाता है। 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया। कलचुरियों को नवीन शाखा के रूप में लाहौरी शाखा का रायपुर में उद्गम हुआ, जिसके प्रथम शासक केशव देव को माना जाता है। अब केशव देव के बारे में जानें तो ये लाहौरी शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। रायपुर की लाहौरी शाखा के संस्थापक केशव देव। इनकी राजधानी, इन्होंने अपनी राजधानी महासमुंद का जो क्षेत्र है खल्लारी को बनाया। अब जो अगले महत्वपूर्ण शासक है वो देखें तो वो है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके समकालीन थे। इसने रायपुर शहर की स्थापना की। रायपुर का नामकरण इसने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रखा। तो इसलिए ये शासक महत्वपूर्ण हो जाते हैं रामचंद्र देव, क्योंकि ये रायपुर के संस्थापक माने जाते हैं, रायपुर की स्थापना करते हैं और इसने अपना रायपुर का नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रखा। अगले जो शासक आते हैं वो ब्रह्मदेव राय हैं।
इन्होंने शासन करते हैं 1400 से 1420। रायपुर को कलचुरी राजवंश की राजधानी बनाया। इनके समय एक देवपाल नामक मोची था जिसने खल्लारी में विष्णु मंदिर या नारायण मंदिर का निर्माण किया था। इनके मंत्री जो हाजीराज थे उन्होंने हटकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। ये रायपुर में हटकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था इनके मंत्री हाजीराज ने। किसके मंत्री थे हाजीराज? ब्रह्मदेव राय के। ब्रह्मदेव राय के मंत्री का नाम हाजीराज। इन्होंने हटकेश्वर महादेव का मंदिर रायपुर में बनवाया, महादेव घाट के समीप। फिर इनका जो पुत्र रहता है वो रहता है केशव देव, ब्रह्मदेव राय का पुत्र। फिर आते हैं भुवनेश्वर देव। एक और ये पॉइंट है कि ब्रह्मदेव राय ने रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण करवाते हैं। कौन? ब्रह्मदेव राय। ये दूधाधारी मठ जो है ये किसका निर्माण कौन कराता है रायपुर में? ब्रह्मदेव राय। फिर आते हैं जो महत्वपूर्ण शासक है वो है भुवनेश्वर देव। भुवनेश्वर देव के बारे में जाने तो रायपुर किले का निर्माण भुवनेश्वर देव ने करवाया था। रायपुर का जो किला है उसका निर्माण किसने कराया था? भुवनेश्वर देव ने। अब आते हैं अमर सिंह। अमर सिंह लाहौरी शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं। इनके शासनकाल में मराठों ने 1750 में रायपुर को अपने अधीन कर लिया। तो इसी से ही कलचुरियों की सत्ता का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। फिर इनके जो पुत्र आते हैं शिवराज सिंह, वो मराठों के अधीन प्रथम शासक माने जाते हैं लाहौरी शासक में। फिर कलचुरी राजवंश का पतन देखें तो 18वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासकों की केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होने लगी व मोहन सिंह के षड्यंत्रों ने प्रदेश में एक नवीन राजनीतिक शक्ति के उदय को प्रोत्साहित किया। 1741 में नागपुर के भोसला वंश के सेनापति भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को पराजित किया और यहाँ मराठा शासन की स्थापना की। इसके पश्चात मराठों ने 1750 में रायपुर की लाहौरी शाखा के कलचुरी शासक अमर सिंह को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार कलचुरियों का शासन समाप्त हो जाता है छत्तीसगढ़ से। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन व्यवस्था। कलचुरी शासन व्यवस्था देखेंगे। कलचुरी शासक ने प्रदेश में सर्वाधिक अवधि तक शासन किया। कलचुरी शासकों ने हमने देखा कि 1000 ईस्वी से 1741 तक छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से कलचुरियों का शासन रहा तथा इन्होंने इस अवधि के दौरान एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना की। इनके शासन को कई वर्गों में बांटा गया है। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अगर हम जानें तो प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा के लिए कई प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया गया। मंडल, गढ़, बारहो और ग्राम। मंडल, गढ़, बारहो और ग्राम। मंडल के बारे में जानते हैं हम। तो मंडल जो रहता था वो सबसे बड़ी इकाई होती थी। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कलचुरियों की होती थी मंडल। मंडल के शासन प्रमुख को मांडलिक कहते थे। मांडलिक से उच्च पद महामंडलेश्वर का होता था। महामंडलेश्वर 1 लाख गांवों का स्वामी होता था। और जो अगला जो है वो है गढ़। गढ़ का सामान्य अर्थ होता है किला। एक गढ़ में 84 गांवों का समूह आता था। गढ़ का प्रमुख दीवान या गढ़ाधिपति कहलाता था। दीवान पर केवल राजा का नियंत्रण होता था। आंतरिक मामलों में उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त थी। इनका कार्य देखें तो निर्धारित राजस्व केंद्रीय खजाने में जमा करवाना इनका कार्य रहता था। फिर आता है बारहो। इनका शाब्दिक अर्थ रहता है 12 गांवों का समूह। एक बारहो में 12 गांव आते थे। बारहो का प्रमुख जो रहता था वो रहता था दाऊ या तालुकाधिपति। बारहो का प्रमुख रहता था। फिर जो अंतिम जो सबसे छोटी इकाई है वो है ग्राम। इसका प्रमुख गोटिया कहलाता था। फिर देखेंगे हम कलचुरी शासक और उनकी राजधानी के बारे में। कौन कौन से कलचुरी शासक ने कौन कौन सी राजधानी बनाई।
सबसे पहले आते हैं कलिंग राज, जो इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। कोरबा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र जो है तुम्बाड़, उसे कलिंग राज ने अपनी राजधानी बनाई। फिर आता है रतनपुर। रतनपुर को रतन देव प्रथम ने राजधानी बनाई। फिर कोसंगा देखें तो कोसंगा को बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी बनाई। फिर रायपुर के कलचुरी वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं केशव देव, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई खल्लारी को। महासमुंद के अंतर्गत जो खल्लारी वाला क्षेत्र है, उसे केशव देव ने अपनी राजधानी बनाई। फिर आता है रायपुर। रायपुर को राजधानी बनाते हैं ब्रह्मदेव राय ने। फिर अगर हम मुद्रा व्यवस्था देखें, आर्थिक स्थिति में आएगा तो मुद्रा व्यवस्था में 4 कौड़ी 1 गंडा के बराबर होता था और 6 गंडा 1 कौड़ी, 16 कौड़ी 1 दागोनी और 11 दागोनी 1 रुपया के बराबर होता था। तो इससे क्रम से याद रखना है, 4 कौड़ी 1 गंडा, 6 गंडा 1 कौड़ी, 16 कौड़ी 1 दागोनी, 11 दागोनी 1 रुपया। और मापन की इकाइयाँ देखें तो 5 सेरी 1 पंसेरी के बराबर होता था और 8 पंसेरी 1 मान के बराबर होता था। फिर हम आते हैं कलचुरी कालीन अधिकारी गणों के बारे में देखेंगे। तो सबसे प्रमुख अधिकारी जो है, सर्वप्रमुख अधिकारी, वो है महामंत्री। महामंत्री राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। फिर दूसरा जो अधिकारी है वो है सचिवालय प्रमुख, जो कि महाअध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। फिर संचार विभाग के प्रमुख को महाप्रतिहार के नाम से जाना जाता था। जमाबंदी विभाग का प्रमुख महाप्रभात कहलाता था। विदेश विभाग का प्रमुख महासंधि विग्रह कहलाता था। गमागामिक यातायात अधिकारी होता था। दांडिक न्याय अधिकारी। बलाधिकृत सैन्य अधिकारी। चलो एक बार इसे फिर से याद कर लेते हैं। पहला, महामंत्री, सर्वप्रमुख अधिकारी, राजा का प्रशासनिक सलाहकार। कौन? महामंत्री। सचिवालय प्रमुख महाअध्यक्ष। संचार विभाग का प्रमुख महाप्रतिहार। महाप्रभात जमाबंदी विभाग का प्रमुख। विदेश विभाग का प्रमुख महासंधि विग्रह। यातायात अधिकारी गमागामिक। न्याय अधिकारी दांडिक। सैन्य अधिकारी बलाधिकृत। फिर इस वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे देखते हैं। रायपुर कलचुरी शासन के अंतिम शासक अमर सिंह देव था। रायपुर कलचुरी शासन का अंतिम शासक कौन था? अमर सिंह देव, जिसे बिम्बाजी भोसले ने हराया था। फिर और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जाने तो नारायण मंदिर का निर्माण देवपाल नाम के मोची, इस वंश में एक देवपाल नाम का मोची होता है जिसने नारायण मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन? देवपाल। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है और किनके समय कराता है? ब्रह्मदेव राय के समय, कि खल्लारी में विष्णु मंदिर या नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया? देवपाल नाम के मोची ने कराया। और इनका शासन, मतलब ये किनके शासनकाल में होता है ये मंदिर का निर्माण? ब्रह्मदेव राय के 1400 से 1420। फिर आते हैं नगर स्थापना के बारे में। तो रायपुर नगर की स्थापना रामचंद्र देव ने अपने बेटे हरि ब्रह्मदेव राय के नाम पर किया और हरि ब्रह्मदेव राय ने खल्लारी से रायपुर राजधानी परिवर्तन किया। कलचुरियों की जानकारी तवारीखे है वंशी राजा की पुस्तक के लेखक से मिलती है। कलचुरियों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तवारीखे है वंशी से। इसके लेखक है बाबू देवाराम। फिर इनके कुल देवी के बारे में जानें तो कलचुरी वंश की कुल देवी माँ गजलक्ष्मी थी और वास्तव में देखें तो ये उपासक थे शिव के, शैव धर्म के उपासक थे ये। और कलचुरियों के सिक्के पर अंकित होता था लक्ष्मी का। और कलचुरियों के ताम्रपत्र की शुरुआत ओम नमः शिवाय लिख के होती थी। सबसे पहले ओम नमः शिवाय लिखा जाता था इनके ताम्रपत्रों में। तो ये हमने देखा। आज हमारा कलचुरी राजवंश कंप्लीट होता है।
तो आज हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलचुरियों का पतन कैसे होता है, रायपुर में लहुरी शाखा देखी, और महत्वपूर्ण जो अधिकारी थे उनके बारे में जाना, राजधानी परिवर्तन देखे, मुद्रा और मापन इकाइयों के बारे में जाने, कलचुरी शासन व्यवस्था कैसी थी ये देखें। तो ये सब ना केवल प्री CGPSC प्री बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसे सिर्फ याद करने के साथ साथ इसको लिखिए भी आप। ओके, थैंक यू। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और देखें तो जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है रेड कलर का, उसे दबाइए ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का जो भी लेटेस्ट वीडियो डलता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।